तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का जेएसएससी सचिवालय, झारखंड सचिवालय का पेपर 2 हिंदी का और डेली 100 मॉक टेस्ट चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 8 पार्ट देख चुके हैं। हाँ, 8 पार्ट में लगभग हर एक 100 क्वेश्चन था, तो 800 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर चुका है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, बहुत सारे ट्रिक्स के साथ। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग हमारे शिवम क्लासेस धनबाद चैनल पर विजिट करेंगे। 800 वीडियो है, जैसे सीजीएल के नाम से प्लेलिस्ट बना, वहाँ पर जा करके देख लेंगे, ठीक है। और ये आज हमारा 100वां मॉक टेस्ट है, पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छे क्वेश्चंस का लेवल मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जो अभी तक 8 जो है उसके पीडीएफ पे हमारे शिवम क्लासेस धनबाद के ऐप पे डाले हुए हैं, वो जा करके डाउनलोड कर लेंगे। तो जो शिवम क्लासेस धनबाद ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, पीडीएफ के लिए जाना है आपको, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और वहाँ पर गूगल में जा करके शिवम क्लासेस धनबाद ऐप सर्च करना है, डाउनलोड करके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊंची और नीची जाति, है ना। ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी की विषय वस्तु है? तो सबसे पहले प्रेमचंद की बात करते हैं। प्रेमचंद जी के द्वारा एक नाटक लिखा गया है गोदान, उपन्यास गोदान है। और प्रेमचंद की कहानी जो है ठाकुर का कुआं में ऊंची और नीची जाति के बारे में बताया है। इसमें क्या होता है, एक दंपति रहते हैं जोखू और गंगी, जिसको पानी ठाकुर के कुएं और साहू के कुओं से वो लोग नहीं ला सकते हैं, जिसके कारण उसका हस्बैंड को अच्छा पानी नहीं मिल पाता है और वो गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। डिटेल में जो कहानी पढ़ रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा। तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ, उनकी मृत्यु 1936 में हुई और जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी के लम्हे में, ठीक है। चलिए, गजोधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? तो गजोधर बाबू रानीपुर स्टेशन पे कार्यरत थे, है ना। गजोधर बाबू किस स्टेशन पे थे? रानीपुर स्टेशन पे थे। रानीपुर स्टेशन पे क्या थे, वो कार्यरत थे। गजोधर बाबू वापसी कहानी, तो वापसी कहानी का पात्र है कौन? गजोधर बाबू, एक कैरेक्टर है। अच्छा, वापसी कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? उषा प्रियवदा। और वापसी कहानी उषा प्रियवदा के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? कहानी का प्रकाशन 1960 में हुआ है। वापसी का प्रकाशन 1960 में हुआ, किसके द्वारा हुआ? उषा प्रियवदा के द्वारा हुआ है। अब याद रखें, उषा प्रियवदा का जन्म कब है? 24 दिसंबर 1930 को हुआ। इनकी मृत्यु हो जाती है 2014 में। और उषा प्रियवदा का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर देहात के यूपी में, ठीक है, ये ध्यान देना है, कानपुर यूपी देहात में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो, मैं डेट ऑफ बर्थ आपको याद करवा दूंगा पूरा, लगभग 20-30 होता है, डिटेल सब याद हो जाएगा। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका का निराश मन स्थिति का कारण है। परिंदे कहानी के अंदर लतिका 3 सालों से हॉस्टल में रहती थी, वार्डन थी, कभी वो घर नहीं जाती थी। तो उसका निराश मन स्थिति का कारण क्या है? तो मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। मेजर गिरीश से वो प्रेम करती थी, उसे वहाँ क्लब में मिली थी, जिसकी असामयिक मृत्यु होने से। तो परिंदे कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? आपका निर्मल वर्मा के द्वारा ये लिखा गया है परिंदे कहानी। आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? परिंदे निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आता है, क्या है? निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने सर्वप्रथम कहानी माना है? किसने माना? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को प्रथम कहानी माना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? जयशंकर प्रसाद जी की जो मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहानी रचित है, क्या है आपका? मधुआ कहानी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 1937 में, वाराणसी के यूपी में। भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग।
मिसपाल मोहन राकेश की कहानी है। तो मिसपाल कहानी के आधार पर मिसपाल के दोस्त कौन हैं? मिसपाल के जो दोस्त कौन कौन रहते हैं? रंजीत है केवल। और मिसपाल को बुखारिया और जवाहर क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं या उनके बारे में अपशब्द भी बोलते हैं कंपनी में, ठीक है। तो मिसपाल कहानी के आधार पर मिसपाल के दोस्त कौन है? रंजीत है, ठीक है, याद रखना है। मिसपाल कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। कहानी में राजकन्या की सेवा में रहती है। तो देखो कहानी में राजकन्या जो होती है, राजकन्या सोचती है कि मेरा राजकुमार आएगा। राजकन्या महल में रहती है, ठीक है। तो कहानी में राजकन्या की सेवा में रहते को अनेक स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व बालिकाएं, किन्नरी तनुरियां, ये सभी रहती हैं। क्या रहती हैं? ये सभी रहती हैं राजकन्या की सेवा में, ठीक है, कहानी में, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हो गई थी? सेठ दीवानचंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई थी। और ये किसका कहानी है? आपका दिल्ली में एक मौत की कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा आपका लिखा गया है भैया? कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान देना। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 में हुआ था, 6 जनवरी 1932 के मौनपुर यूपी में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का था लेखक के अनुसार लेखक ने अखबार में किसकी मौत की खबर पढ़ी थी? तो सेठ दीवानचंद की। किसकी? सेठ दीवानचंद। वही कमलेश्वर कहानी का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? नीलम देश की राजकन्या में जल्दी से बताओ 3 महल है। कितना महल है? 3 महल। हीरा का, पन्ना का और पुखराज के महल है, ठीक है, याद रखना है। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में से दलित चेतना की कहानी कौन सी है? प्रेमचंद के द्वारा बहुत कहानी लिखा गया है। मधुआ अभी आपका ये मधुआ बोल रहे हैं आपका ठाकुर का कुआं भी प्रेमचंद के द्वारा। तो कौन सा दलित चेतना का है? तो ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं। मधुआ जयशंकर प्रसाद के द्वारा। वापसी किसके द्वारा लिखा गया है? उषा प्रियदा के द्वारा। मिसपाल किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा। तो प्रेमचंद वाला ये आंसर आपका हो जाएगा ठाकुर का कुआं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। गोदान के किस प्रसंग को आलोचक ने दलित विमर्श मारा? तो गोदान का वही हो गया किसको? दलित विमर्श का जोड़ा माना है। तो आपका माता दिन और सिलिया होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? माता दिन और सिलिया का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मालती की बहनें हैं। मालती की बहनें कौन कौन हैं? मालती की बहनें आपके हैं सरोज व वरदा। सरोज की बहन मालती है और मालती की 2 बहनें सरोज व वरदा भी बहन है, याद रखना है आपको, ठीक है। होरी के गाय को किसने विष दे डाला? होरी के गाय को होरी के ही भाई हीरा ने विष दे डाला। किसने? हीरा ने विष दे डाला था। होरी किसका पात्र है? गोदान उपन्यास का पात्र है। गोदान का प्रकाशन कब हुआ? गोदान का प्रकाशन 1936 में हो गया। कब हो गया? 1936 में हो गया। पूछता है अच्छा प्रकाशन काल क्या है? तो प्रकाशन काल यहाँ पे आपको बताना 1940 में। कब होगा? 1940 में होगा गोदान का प्रकाशन काल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु कृति आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा आंचलिक उपन्यास कौन है? एक मैला आंचल। फणीश्वर नाथ द्वारा कौन है? एक आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। तो मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन नहीं है? आपका प्रशांत और कालीचरण। प्रशांत और कालीचरण नहीं, ये गोदान का पात्र है, ठीक है। मैला आंचल उपन्यास से कौन पात्र नहीं है? प्रशांत और कालीचरण, ठीक है। मैला आंचल किसका है? राग दरबारी का, ठीक है। मैला आंचल मेरीगंज की कहानी है, सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा। मैला आंचल मेरीगंज की है ना। बात करते हैं मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो मैला आंचल के लिए रेणु जी को बताना है जल्दी से आपको। पद्मश्री अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? मैला आंचल के लिए रेणु जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। किसको? फणीश्वर नाथ रेणु जी को भी आपको ध्यान देना। बहुत सारा अवार्ड भी है जिसको हम लोग को पढ़ना। तो पद्मश्री किसको मिला है? फणीश्वर नाथ रेणु को। पद्म भूषण बोलेंगे तो जैनेंद्र जी को मिल चुका है, ठीक है। ये भी आप लोग बात ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन।
महिला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता है? तो आपका वो मलेरिया और काला जार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है ना। ठीक है, याद रखिए कौन? मलेरिया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? यह कथन आपका महेंद्र नाथ का। किसका है ये कथन? आपका महेंद्र नाथ बोलता है आधे अधूरे नाटक, है ना। चलिए, आधे अधूरे नाटक आज के इंसान की ज़िंदगी को आज के मुहावरे में प्रवेश करता है। क्या आज के मुहावरे में प्रवेश करता है? कौन बोलता है? नेमीचंद जैन के द्वारा। कौन? नेमीचंद जैन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आधे अधूरे का पात्र नहीं है। तो आधे अधूरे का पात्र कौन आपका नहीं है? सरिका आधे अधूरे का पात्र नहीं है। ठीक है, सरिका आधे अधूरे नाटक का पात्र नहीं है। अब देखिए, आधे अधूरे नाटक में के संदर्भ में सही क्या है? यह मध्यवर्गीय परिवार के जीवन के आधारित पर समस्या है। ठीक है, ये बात ऐसा प्रधान नाटक नहीं है आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे कहानी है ना। अब बात करते हैं यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। अच्छा, कौन सा सही है? ये भी सही। हाँ, पारिवारिक मध्यवर्गीय पारिवारिक का, तो सॉरी मध्यवर्गीय पारिवारिक का पूर्णता की तलाश की है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशाला नाटक भी कहते हैं। ये तीनों आपका सॉरी सही है ना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी थी? देखो, भारत दुर्देव एक नाटक का पात्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नाटक है आपका भारत दुर्दशा। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया? भारतेंदु द्वारा। भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ है। उनकी मृत्यु 1885 में काशी में हुआ है। तो भारतीय दुर्देव की वेशभूषा कैसी थी? भारत दुर्देव की वेशभूषा आधी मुसलमानी एवं आधी क्रिस्तानी थी। कैसी थी? आधी मुसलमानी एवं आधी क्रिस्तानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब या गधा कहा है? किस कृति में? भारत दुर्दशा में उन्होंने देसी राजाओं को राक्षक कहा है। देसी राजा जो है ना यार, अपने ही लोगों को लूट रहे, अंग्रेज का साथ देते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कह दिया है। भारत दुर्दशा के अंतर्गत भारतेंदु ने भारत में फैली किन कुरीतियों को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया? तो भारत में क्या क्या अंधकार आ चुका था, रोग का बास था, मदिरा लोग पीते, तो ये सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सभी। ठीक है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पैन धन विदेश चली जात है अति खवारी यह पंक्तियाँ किसके द्वारा है? पैन धन विदेश चली जात है भैया। पैन धन मतलब पैन धन, अपना धन विदेश चला गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलते अपना धन विदेश मतलब अंग्रेज लेके चला गया। ऐसे याद रखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में क्या? तो ध्रुव स्वामिनी के नाटक में, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी का शादी रामगुप्त से होता जो एक अयोग्य वर था। ठीक है, बाद में वो चंद्रगुप्त से क्या करते? पुनर्विवाह करती है। ठीक है, इसीलिए ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा है? आपका प्रेम और तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। 1889 में इनकी जन्म होता है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य कौन है? ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य कौन है आपका? स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति से अत्याचार ना करिए, सही है। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, नीचे देखिए। तो ये क्या? घ और घ ये दोनों सही है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में? जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में? तो कौन है? ध्रुव स्वामिनी। कौन है आपका भैया? ध्रुव स्वामिनी। सॉरी, समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है। तो हमको तो लग रहा है यार ध्रुव स्वामिनी होना चाहिए आपका समस्या नाटक। ठीक है, ये एक डाउट है मुझे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी। ठीक है, कोमा के पिता
देखो मुझे जो डाउट है क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग बता, मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ वैसे। कोमा के पिता का क्या नाम था? कोमा के पिता का नाम मिहिर देव था। क्या था? कोमा के पिता का नाम मिहिर देव था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग बता। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा गांव शिवपालगंज की कहानी है? तो शिवपालगंज की कहानी किस में है? राग दरबारी में। मेरीगंज की कहानी किस में है ना? ये राग दरबारी में है। क्या होगा? 33 का ए हो जाएगा। चलिए याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं तो मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण इकाई की जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन का बैंकपूर्ण अभिव्यक्ति, कौन सा हुआ आपका ऑप्शन? तो केवल ग्रामीण वरुणाई जिंदगी की आलोचना, ये तो सही है आपका। इसके साथ साथ कस्बाई जीवन की बैंकपूर्ण अभिव्यक्ति, तो ख और घ ये आपका दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे कौन होगा? बी और राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। हर हिंदुस्तानी की यह हालत है, 2 पैसे की जो शिकायत हो वह उधर मुंह मारता है। किसका कहना है भाई? ये कौन कहता है? हर हिंदुस्तान में तो 2 पैसा जहाँ मिल जाए वहाँ मुंह मारना स्टार्ट करो। कौन? मतलब मोतीराम। मतलब मोती जिधर मिलेगा उधर मुंह मारना स्टार्ट, तो मोतीराम। ठीक है। चलिए अब बहुत बड़ा है आपका, यहाँ पे देखिए क्या है। देखिए बहुत इतने बड़े क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे। यह उपन्यास सतोठोरी व्यंग उपन्यासों की परंपरा में मील का पत्थर और इसे हिंदी उपन्यास के ऐतिहासिक उपलब्धि, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा तेजाब एवं नाटक सर्वप्रथम। यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह कथन किसका है आपका? राग दरबारी का है। बहुत बड़ा नाटक है, राग दरबारी का है। चलिए अगला क्वेश्चन। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? काव्य का दोष, काव्य में दोष निकाल, वामन। ऐसे बोला काव्य में बड़ी दोष है, वामन वहाँ मन नहीं लग रहा, काव्य में मन नहीं लग रहा, तो वामन वहाँ मन नहीं लग रहा। तो काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? वामन ने दी है। ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या रसमात्मक काव्य? वाक्यम रसमात्मक काव्यम। उक्त कथन किसका? वाक्य में रस होना चाहिए, वाक्य में रस होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। नाथों के नाथ विश्वनाथ है ना। रसात्मक, और उसके ऊपर रस मतलब जल ढारते हैं, दुग्ध ऐसे रखेंगे, रस ढारते हैं किसे? विश्वनाथ के ऊपर है ना। वाक्य रसमात्मक काव्यम विश्वनाथ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत? शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद। शक्ति शक्ति में 3 वर्ड है, तो शब्द शक्ति में भी 3 है ना। 3 भेद स्वीकृत किए गए। शब्द शक्ति में 3 भेद स्वीकृत किए गए हैं। भारत मनु के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भारत मनु के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। याद रखना, भारत में गन्ना का जूस का रस का दाम कितना है? 8 रुपया। अभी भी ऐसे याद रखो, कितना है? 8 रुपये। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेड्स 1798 किसकी रचना है? लिरिकल बच्चा लोग लिरिका हुआ रहता है, बच्चा से वर्थ जन्म लिया, तो हम लोग याद किए थे 41 का बी है ना। चलिए अब बात करते हैं। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा न होकर दैव शक्ति की प्रेरणा थी। किसी प्लेटो बोला था यार, दैव शक्ति होता है। किसने बोला था? प्लेटो बोला था। पढ़े हुए हैं तो रिवाइज है ना, प्लेटो बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना कही? आलोचना देखो, इडली जब अच्छा नहीं मिलेगा ना तुमको, आप अगर खा रहे हो इडली अच्छा नहीं मिले तो क्या करोगे? आलोचना। तो इडली से टी.एस. इलियट। क्या हो गया आपका? टी.एस. इलियट। अच्छा, किस पाश्चात्य आलोचक काव्य को जीवन की आलोचना? ये टी.एस. इलियट नहीं हो, सॉरी, टी.एस. इलियट ने मैथ्यू अर्नोल्ड है। क्या है आपका इसका आंसर? क्या है? मैथ्यू अर्नोल्ड, याद रखना। अर्नोल्ड साहित्य के प्रचारक हैं, आलोचक नहीं। यह कथन अर्नोल्ड के प्रति किस साहित्य का है? अर्नोल्ड के प्रति किस साहित्य का है? तो ये आपका आंसर है इलियट के द्वारा। इलियट बोले प्रचारक हैं, ये किसके द्वारा? इलियट के द्वारा बोला गया है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया है? तो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम किस में किया गया है? आपका कुकवी बत्तीसी में। किस में किया गया? कुकवी बत्तीसी में किया गया है।
अगला क्वेश्चन, पुरानी हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पुरानी हिंदी के संबंध में, ठीक है, तो छ का पूर्वोत्तर बोलियों में ख हो गया, ये गलत है। व और ब में अंतर नहीं रहा, ये सही है। पश्चिमी बोलियां में न और न कर दिया गया, ये सही है। र और ल में भेद नहीं है, ये सही। छ का पूर्वी बोलियों में खो गया है, ये आपका सही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखो, राष्ट्रभाषा के लिए मतलब राष्ट्रभाषा वहाँ के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोलने वाली भाषा है। विस्तृत शब्द भंडार, व्यापक क्षेत्र में व्यापक, सरकारी कामकाज की भाषा नहीं, तो इसके लिए राष्ट्रभाषा का गुण नहीं। सरकारी कामकाज का भाषा के लिए राष्ट्रभाषा का गुण नहीं। विस्तृत शब्द भंडार ये आवश्यक है, व्यापक क्षेत्र में होता है ये आवश्यक है, बहुसंख्यक लोगों की भाषा ये, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ये जो आपका आवश्यक नहीं है राष्ट्रभाषा के लिए। चलिए, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या होती है? प्रयोजन मूलक हिंदी जो होती है ना, भाषिक विशिष्टता होती है। क्या होती है आपकी? भाषिक विशिष्टता। प्रयोजन मूलक हिंदी, अच्छा, भाषिक विशिष्टता तो होती है, अनुप्रयुक्ता भी होती है, वैज्ञानिकता भी होती है, लेकिन ये अलंकारिता नहीं होती है, याद रखना, अलंकारिता नहीं होती है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? राजभाषा संकल्प आपका 1968 में पारित हुआ। राजभाषा संकल्प आपका 1968 में पारित हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम कौन है आपका? तत्सम जो संस्कृत का वर्ड है। गोधूम, शहीद व बहू तो होगा नहीं, पड़ोसी तो होगा नहीं, आपका गोधूम और शहीद में हमको लग रहा, शहीद तो उर्दू शब्द है आपका, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, गोधूम क्या संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फूले काल सकलमयी छाई, जन बुरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तुलसीदास की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? फूलो काल सकलमयी छाई, जन बरसो, तो है ना, तो ये आपको याद रखना है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन है? उत्प्रेक्षा, है ना, फूलों की उपेक्षा। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या भी 8 और छंद में गणों की संख्या भी 8 होती है। आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? आदिकाल का प्रधान रस वीर रस है। आदिकाल का प्रधान रस कौन है? वीर रस। कौन है आपका? वीर रस। चलिए, अगला क्वेश्चन, अवहट में किस नई स्वर ध्वनि का विकास हुआ है? अवहट में किस नई स्वर ध्वनि का विकास हुआ? औ। किसका विकास हुआ? औ नई स्वर ध्वनि का विकास हुआ, किसमें? आपका अवहट में। चलिए, अगला क्वेश्चन 50 खत्म हो गया यहाँ पे। कुमाऊनी बोली और मंडियाली बोली को बोलियों के किस विभाग में रखा जाता है? कुमाऊनी पहाड़ी बोली है ना, तो इसको हम लोग पहाड़ी 55 का भी कुमाऊनी की पहाड़ी होती है, पहाड़ी बोलियों की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उस भाषा का तो उक्त परिभाषा किस विद्वान के? तो ये विद्वान किसके द्वारा दिया गया है आपका? ये विद्वान श्याम सुंदर दास के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक है, श्याम सुंदर दास। हिंदी भारत की आपका क्या संपर्क भाषा, लोगों का संपर्क साधने के लिए हिंदी का यूज करते हैं, हिंदी संपर्क भाषा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या? ड्राफ्टिंग मतलब प्रारूपण। क्या होता है? बहुत बड़ा प्रारूपण है। क्या भैया? प्रारूपण है, ठीक है। वह मेघा को पुस्तक देती है, वह मेघा को पुस्तक, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में आपका द्विकर्मक है। कौन सी क्रिया है? वह मेघा को पुस्तक देती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। चलें, अगला क्वेश्चन हम लोग, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा लिखना, लिखाई, सुलेख, तो कौन होगा आपका? 60 का बी। लिखाई जो है आपका भाववाचक है, भाववाचक, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के संज्ञा के 4 भेद, सर्वनाम के 6 भेद।
जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? विशेष कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जैसे काला घोड़ा, घोड़ा का कलर क्या? काला। इसका घोड़ा, जिसका विशेषता, तो घोड़ा के बाद विशेषता बताया जा रहा है, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस वाक्य में अपदान मतलब अलग होना? राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं रह गया, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। राम ने रावण को, तो हिमालय से गंगा निकलते, अलग हो रही है ना, 63 का आपका सी हो जाएगा, 63 का आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दीनानाथ में कौन सा समाज है? तो दीनानाथ का कर्मधारय समास है। दीनानाथ में क्या समाज है आपका भैया? कर्मधारय समास है। दीनानाथ, नाथ हो गया ना, दीनानाथ, कर्मधारय समास है। ठीक है, आँखों में खून उतारना, आँखों में खून उतारना मुहावरे का अर्थ क्या? अत्यधिक क्रोध हो जाना। क्या? अत्यधिक क्रोध हो जाना। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास, तो सबसे पहले सूरदास के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1558 में हुआ है। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ है। उनकी मृत्यु 1628 में। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता। अवधि में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। कौन सी विशेषता कबीर काव्य में नहीं है? तो कबीर में क्या? नाम स्मरण, ईश्वर विश्वास, ईश्वर विश्वास। वो ईश्वर में विश्वास नहीं, नारी प्रशंसा कभी नहीं करता। काव्य में ईश्वर में विश्वास रखें। राम भगवान के बारे में थोड़ा सा बोलें, लेकिन 67 का डी इज द राइट, नारी आंसर, नारी आंसर। द्वार है भोर ही को आजू, द्वार है भोर ही को आजू, पद के रचयिता कौन है? तो पद के रचयिता आपको जल्दी से बताना है, कौन है? तुलसीदास। द्वार है भोर कही आजो, भोर के, भोर में क्या? तो भोर कहूँ आजो, क्या? भोर में ना तुलसी का पत्ता तोड़ेंगे, तो भोर के आजो मतलब तुलसीदास। क्या? तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का, विद्यापति की रचनाएं कौन है? तो विद्यापति की रचनाएं कौन है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा। भू परिक्रमा क्या है? भू परिक्रमा। ये कीर्ति याद रख, कीर्तिलता, कीर्ति पताका संस्कृत में। ठीक है, और क्या होते हैं? अवहट संस्कृत, अवहट हो गया मैथिली, और संस्कृत ये अवहट भाषा में लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महाकवि भूषण की रचनाएं हैं। महाकवि भूषण की रचनाएं छत्रसाल है, क्योंकि देखो महाकवि भूषण जो थे ना, 1613 में जन्म हुआ था, 1715 में इसकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर, कानपुर यूपी में भूषण का जन्म हुआ था। ठीक है, भूषण हमेशा वीर रस में लिखते थे। छत्रसाल और शिवाजी के यहाँ पे क्या थे? ये आपके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो छत्रसाल हो जाएगा आंसर। बिहारी के प्रसिद्ध, बिहारी के सतसैया प्रसिद्ध है ना, बिहारी के पद के दोहा, बिहारी के आपके दोहा भी फेमस थे, याद रखना। ठीक है, देखन में छोटा लागे घाव कबरे गंभीर, बिहारी के बारे में बोला जाता, कम शब्दों में बहुत चीज़ बोल देते हैं। ठीक है, तो बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी हुआ, 1663 में मृत्यु हुई ग्वालियर के एमपी में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सुजान रसखान में किस विषय पर कविता सवैया है? सुजान रसखान में किस विषय पर? कृष्ण विषय। किसमें? कृष्ण के भगवाने में लिखते थे रसखान। कौन लिखते थे? रस खान जी। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली के पीहनी पठान कुल में हुआ था। भक्ति, कृष्ण भक्ति में मलिन रहते थे। गुरु गोस्वामी विठल नाथ था। इनका भाषा ब्रज भाषा में लिखा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे, उन्होंने उपनाम रस से जाना जाता था। उन्हें उपनाम रस से जाना जाता था, ये नहीं है, ये नहीं है। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र भी कवि थे, नहीं। प्रेम प्रभा, प्रेम फुलवार, प्रेम सर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ये नहीं। कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? अच्छा सॉरी यार, गलत नहीं बोला, सही बोला। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और उपयुक्त सभी तीनों चीज़ सही है। याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में।
रामधारी सिंह दिनकर का निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले जानिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 में हुआ और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में मुंगोर सिमरिया बिहार में इनका जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का। और रामधारी सिंह दिनकर का बहुत सारा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन सा अवार्ड दिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया हुआ है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1956 में। ज्ञानपीठ दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में। पद्म भूषण दिया गया 1959 में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। तो क्या बोला आपसे, किस ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए दिया। और साहित्य अकादमी संस्कृत के 4 अध्याय के लिए ध्यान देना। पद्म भूषण 1959 में। चलिए, निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? तो निराला याद रखना है, निराला आपका छायावाद कवि से जुड़े थे, ठीक है, याद रखना। निराला जी छायावाद कवि के थे। निराला की अगर हम बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। जन्मस्थल बंगाल महिषदा दल मिदनापुर में हुआ। मूल गांव इनका गढ़कोला उन्नाव यूपी थे। हिंदी साहित्य में छायावाद के सशक्त कवि थे। पिता राम सहाय त्रिपाठी ब्राह्मण कुल थे। बसंत पंचमी में जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें सरस्वती पुंज पुत्र भी कहा जाता। प्रारंभिक शिक्षा बंगाल भाषा में, बाद में अंग्रेजी संस्कृत उर्दू की। 15 साल में विवाह इनका शादी हो गया मनोरमा देवी का। 3 वर्ष के बाद माता का निधन हो गया। 7 वर्ष के बाद जन्म इनका पुत्र रामकृष्ण लिए। फिर पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री सरोज की इनकी 19 वर्ष में मृत्यु हो गई, जिसपे इन्होंने लिखा सरोज स्मृति उनके याद में लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आगे का सरना दाता कहानी किससे संबंधित है? आगे का सरना दाता कहानी किससे संबंधित है? आपका विभाजन की विभीषिका, विभाजन की विभीषिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन है? सुदामा पांडे धूमिल की संसद से सड़क तक। धूमिल का क्या है? संसद से सड़क तक सुदामा पांडे के नाम से जाना जाता था धूमिल को भी, ठीक है, याद रखना। धूमिल का जन्म कब हुआ? 9 नवंबर 1936 में हुआ वाराणसी के यूपी में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 10 फरवरी 1975 में हुई। कब हुई? 10 फरवरी 1975 में हो चुकी थी इनकी धूमिल की मृत्यु, ठीक है। अब धूमिल के बारे में बात कर लिए यहाँ पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन, भाव किस में रहते हैं? तो मुझे तो लगता है भैया महादेवी वर्मा की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। क्या भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं किसमें? महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में हुआ। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 प्रयागराज यूपी में हुई। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे, भागलपुर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। माता श्रीमती हेमा रानी वर्मा थी, विदुषी धार्मिक महिला थी। इनके पति बहुत पढ़े लिखे थे, डॉक्टर रामस्वरूप नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़े लिखे परिवार से थे। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में की। 12 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया 1920 में। मिडिल परीक्षा फर्स्ट पास की। फिर ये प्रचार स्नातकोत्तर इलाहाबाद में, अब प्रचार के पद पे भी रही प्रयाग महाविद्यालय में, ठीक है। बचपन से ही रुचि थी कवि नायिका, ठीक है, तो याद रखना है। सम्मान इनको मिला पद्म भूषण 1956 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक के लिए मिला है, ठीक है, याद रखना है। अगला, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। कौन है आपका? ग्राम है, इनकी याद रखना। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में वाराणसी यूपी में हुआ। सुमित्रानंदन पद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो भैया सुमित्रानंद के बारे में थोड़ा सा पोल खोलते हैं इनका भी। सुमित्रानंदन पद का जन्म 20 मई 1900 के अल्गोड़ा कसौनी यूपी में हुआ। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुआ। जन्म के 6 घंटे के बाद माता का निधन हो गया था। पालन पोषण इसको दादी की, माता पिता का प्रेम नहीं मिला। पिता गंगादत्त थे, माता सरस्वती देवी। बचपन में गोसाई दंत पंत ने इनको, बचपन का नाम इनका था गोसाई दंत
पद, ठीक है। इनके द्वारा बहुत सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कला एवं बूढ़ा चांद के 1961 में, नोहरी अवार्ड मिला लोकायतन के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में चिदम्बरा के लिए मिला, सुमित्रा नंदन पंत जी को बहुत इंपॉर्टेंट है 1961 में पद्म भूषण साहित्य सेवा के लिए मिला। याद रखना है कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश 1900 में। कब अपन इनको 1900 में अल्मोड़ा जिले में हुआ, ठीक है। अल्मोड़ा कसौनी यूपी, पूरा डिटेल बता दिए हैं आपको। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को याद रखना, खूंटियों पर टंगे लोग, किसके लिए दिया गया? खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, ठीक है। 81 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नागार्जुन की भाषा कैसी थी? नागार्जुन की भाषा कैसी थी आपकी? खड़ी बोली थी। नागार्जुन की भाषा कैसी थी भैया? खड़ी बोली थी नागार्जुन की भाषा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है, यशोधरा भी है ना, तो यशोधरा भी है, मनुष्यता भी है, तो उपयुक्त सभी है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताएं। चिरगांव झांसी यूपी में इनका जन्म हुआ 1886 में। पिता थे सेठ रामचंद्र कनकने थे, माता काशीबाई थे। द्विवेदी के प्रमुख कवि थे, महाकाव्य लिखन स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव रहे हैं, ठीक है। इन्हें मैथिली शरण गुप्त साकेत और यशोधरा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनके साकेत के लिए इन्हें 1935 में हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, फिर मंगला प्रसाद अवार्ड में मिला साकेत के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। कौन है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन क्या है? नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? किसकी है? सरहपा की है, सरहपा है ना। सरनाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, न बिंदु न रवि सर, न बिंदु न रवि, ऐसे याद रखो। कौन? सरहपा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यह बताना है, प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का विभाव माना जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन इसका रामचंद्र शुक्ला का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ला जी का है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य को किस शीर्षक से विभाजित किया है? तो किस शीर्षक? उत्थान शीर्षक से विभाजित किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है भैया? हिंदी साहित्य का इतिहास इनके है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? अभी पूछा, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका पहला है और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1929 है। क्या? 1929 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय 1050 से 1375, 1050 से 1375 ईस्वी था, सॉरी विक्रम संवत है। 1050 से लेकर के 375 विक्रम संवत तक, ठीक है, विक्रम संवत में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताना, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो व्यवस्थित रूप श्रेय देने का श्रेय किसे जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जी के जाता है व्यवस्थित रूप से। अगला क्वेश्चन का, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता है किस पुस्तक में दिया गया है? तो डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास में दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान ही अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन इटलियट का। वर्तमान में इडली खाओगे तो अतीत में भी इडली खाओ, ठीक है। ऐसा हम लोग याद किए थे, हम लोग याद सीधा लिंक लगा दिए है ना, ऐसा लिंक लॉक लगा है ना, ताला टूटेगा ही नहीं। 94 का क्या है? गुण और परिमाण में समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो एक कोई प्रतिलेख ही लिख सकता है। यह किसका कथन है? नागेंद्र का। किसका? नागेंद्र का है ना। निरंतर विकास, नागेंद्र, लोग निरंतर विकास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो पहेलियों और मुकलियों के लिए, किसके लिए? पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है? किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर जी का प्रसाद खाओगे तो क्या पवन बीज पवन काल, है ना, याद रखना। गारसा द तारसी ने इतवार द गारसा द तारसी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, गारसा द तासी ने इतवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? बड़ा भयानक है। इतवार द लितवार हिंदुस्तानी, हम लोग ऐसे याद करते। गारसा द तारसी किस भाषा में की? फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में। याद है। नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो नई कविता आती है, कब आती है? आगे, है ना, आगे नई कविता आती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लल्लू और सविता किस कहानी के पात्र है? तो लल्लू और सविता आपके 99 का डी होना चाहिए। अभिशप्त का है ना, अभिशप्त किसके द्वारा लिखा गया है? आपका श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। हाँ, अब देखो यहाँ पे काव्य की आलोचना पद्धति के अंतर्गत संप्रेषण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन किसका अच्छा रहता है? रिच लोगों का। रिच से आइए रिचर्ड। तो आपका कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से। बहुत सारी चीज़ आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म मृत्यु याद आया होगा तो बताना। कमेंट कोई नहीं करते हो तो थोड़ा सा तो शर्म करो। इतना अच्छा डिटेल में बताया आप लोग, कमेंट तो ज़रूर करते ना भाई, शर्म करो। मैंने बोला माफ़ करना उसके लिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यार तो लाइक कर ही सकते हो। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। पता है कि आपको मुझे समय नहीं मिलता है, उसके बावजूद मैं वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर वीडियो बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंटेंट नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, है ना। तो चलिए क्लास को यहीं तय रखते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना काम करना, लाइक कर देना। जितना लोग देख रहे हैं मन से अच्छा लगे तो लाइक कर दो। ठीक है, धन्यवाद।